लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। तो वहाँ पे अगर दो थिन लेंस इस तरीके से अरेंज किए जाए जिनके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो, तो हमने बताया था जो उनकी टोटल फोकल लेंथ आएगी वो सम होगी दोनों लेंस की फोकल लेंथ के इनवर्स की, यानी कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। या आप ये कह सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन की पावर आएगी वो सम होगी पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस की। और अगर इनके बीच में कोई गैप होता है तो उस गैप को, अगर वो d डिस्टेंस का गैप है तो उसकी फोकल लेंथ को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, df1 d अपॉन में f1/f2, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 d/f1/f2। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल में लेते हैं तो हम ये काम करते हैं कि भाई अगर मान लो ये दो लेंस है और इनके बीच का डिस्टेंस l है, लेंथ। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया मैंने लेंस L1, इसको नाम दे दिया लेंस L2। अब जो लेंस L1 का ऑब्जेक्ट है वो एक इमेज बनाएगा, फाइनल इमेज, ये I1। अब ये I1 ऑब्जेक्ट बन जाएगा लेंस 2 के लिए। ठीक है, और ये इमेज बनाएगा फाइनल I2। ठीक है, तो अब चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है, इसकी इमेज, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इसकी इमेज होगी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि इमेज यहाँ ही बने, ऐसा भी हो सकता है कि लेंस के पीछे बने, जैसे ये बनी, ये पार कर गई। हाँ, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो यहाँ बननी चाहिए थी। तो ये जो दूसरा लेंस है ये इसकी इमेज के बनने से पहले यहाँ बीच में हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है अब वो ये I1 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इंसिडेंट रे भी इधर है तो ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये एक केस है जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पॉजिटिव दिखाई देता है, जनरली आपको ऑब्जेक्ट नेगेटिव मिलता है। ठीक है, अब मान लो ये है आपकी इमेज डिस्टेंस 1 की, ऐसी मान लो 15 सेंटीमीटर है, लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है ये लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस वाले ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U2 कितना हुआ? +5 सेंटीमीटर। अब इस 5 को हम 10 में ऐड करेंगे तो ही तो ये 15 आएगा। ठीक है, तो U2 निकालना आ गया। देखो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, U2 आएगा V1 माइनस L। अब ज़रा ऊपर वापस आ जाओ, इस वाले में भी ये लेंथ है आपकी और ये है V1 और ये है U2। अब U2 कितना आएगा? मान लो फिर से कि आपका V है 5 सेंटीमीटर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो U2 कितना आएगा? -5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव साइन कन्वेंशन के लिए, क्योंकि हम अब इससे इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है कि दो लेंस हों तो उसमें आप कौन सी इमेज या कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे मान लो न्यूमेरिकल में इन दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है और इनिशियल वाला ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 सेंटीमीटर पे और मांगता है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो आप कहोगे कि पहले तो हम इनिशियल इमेज लेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल इमेज एक बारी मिल गई तो उसको लेंथ में से माइनस करेंगे,
और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। फिर इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और इस फोकल लेंथ का इस्तेमाल करके हम इमेज निकालेंगे। ठीक, चलें आगे। देखो ये केस है, एग्जाम्पल नंबर 9.2। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन दिस फिगर। इस फिगर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखो, एक तीनों की फोकल लेंथ दी है हमें, ठीक। फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u1 दिया है, तो v निकाल लेंगे हम। अगर मैंने u1 लिया, f1 लिया, तो v निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/v क्या आ गया, 1/10 प्लस 1/-30। तो यहाँ से आपका v आया 2/30। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आपका 15 सेंटीमीटर v है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से एक रे गई, ठीक है, और उसने इमेज कहाँ बनाई, 15 सेंटीमीटर पे। लेकिन 15 सेंटीमीटर से पहले तो ये लेंस आ गया, ठीक है। कहाँ पर आया ये, 5 सेंटीमीटर के बाद। तो आप ये लेंथ उस लेंथ में से माइनस करेंगे। 15 सेंटीमीटर में से माइनस करो 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास u आ जाएगा, और u इस बार पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। आ जाओ, तो u2 आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ भी -10 है और आपका u जो है वो भी 10 है। आप जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो रे पैरेलल हो जाती है, जो इमेज होती है वो इन्फिनिटी बनती है। इस लेंस को अगर पैरेलल रे मिलेंगी तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो थर्ड लेंस के फोकस के इक्वल होगी, और थर्ड लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, 9th एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वो टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्रिज्म की। ये है आपका प्रिज्म, देखो ये है साइड व्यू प्रिज्म का, और ये अगर आप साइड इस तरफ से देखें, यानी कि फ्रंट व्यू बोल लो या उसको फ्रंट व्यू बोल लो, इसको साइड व्यू बोल लो। ये रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। एक इधर, एक वो पीछे जो नहीं दिखता, और एक नीचे, तब आपका प्रिज्म बनता है, ठीक है। तो पूरा प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें एक इधर होता है रेक्टेंगल, एक पीछे होता है रेक्टेंगल, और एक नीचे होती है रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। और इधर और पीछे 2 ट्राइंगल दिखते हैं जब हम इसे पूरा 3D में देखते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रिज्म भी होता है जिसके 4 बेस होते हैं। आगे ध्यान दो। अब देखो, अब हमने क्या करा, ये साइड देख ली जिसको हम बार बार देखेंगे। अब इस साइड से ये एक प्लेन है, इसे कहते हैं इंसिडेंट प्लेन। इंसिडेंट प्लेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे इस प्लेन पे आती है, और ये प्लेन है इमर्जेंट प्लेन, क्योंकि यहाँ से रे जाती है इमर्ज आउट होके, ठीक है। तो 2 प्लेन पता चल गए, इंसिडेंट प्लेन और इमर्जेंट प्लेन। और यहाँ पर जो एंगल होता है इंसिडेंट प्लेन और इमर्जेंट प्लेन के बीच का, वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म कुछ भी हो सकता है। कई बार बच्चे कहते हैं भैया 60 डिग्री होता है, इसका मतलब स्कूल में आपके 60 डिग्री वाला होगा, लेकिन ये एंगल ऑफ प्रिज्म कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो, मैंने एक राइट एंगल प्रिज्म लिया है, इसमें ये 45 डिग्री है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से इमर्ज आउट हुई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये केस
मैंने इसी वाले लेंस को ऐसे रख दिया, यानी कि जो लाइट है ना यहाँ से भेजी और वो वहाँ से इमर्ज हुई, ठीक। ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45। तो अब आपका ये एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया 90 डिग्री, और इस वाले में एंगल ऑफ प्रिज्म 45 था। तो एंगल ऑफ प्रिज्म सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि इंसिडेंट प्लेन और इमर्जेंट प्लेन कौन सा है, उन्हीं के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ये नहीं है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये नहीं है एंगल ऑफ प्रिज्म, सिर्फ ये है एंगल ऑफ प्रिज्म इस केस में, ठीक है। अब हम प्रिज्म में दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है डिस्पर्जन और एक होता है डेविएशन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से लाइट आई, एक वाइट लाइट, और वो टूट गई 7 कलर में ऐसे, ठीक है, डिस्पर्ज हो गई, और उसने बनाया विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिस्पर्जन। और अगर ऐसा हुआ कि लाइट आई, लेकिन हमने ये भी देखा भाई वो डिस्पर्ज होने के साथ साथ अपनी जिस लाइन में जा रही थी वहाँ से डेविएट भी हो गई, हाँ, तो उसे हम कहते हैं डेविएशन। तो ये दोनों होते हैं प्रिज्म के अंदर, डिस्पर्जन भी होता है लाइट का और डेविएशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हुआ है 2 बार लाइट का, और रिफ्रैक्शन में हुआ क्या, जब लाइट यहाँ से आई थी यानी कि रेयर मीडियम से और एंटर करी डेंसर मीडियम में, तो वो थोड़ा सा बेंट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब वो बाहर जा रही थी तो वो थोड़ा और बेंट हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों ही चीज़ ने उसको इस लाइन से दूर कर दिया, ठीक है। ऐसा ही होता है उसमें भी, आपका क्या होता है, जो आपका रेक्टेंगुलर स्लैब। लेकिन आप ये कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर स्लैब में ना 2 ऐसे प्रिज्म रखे हैं जो रिकम्बाइन कर देते हैं उस रे को जो डिस्पर्स हुई थी। मान लो यहाँ से एक रे आई, ये पहले डेविएट हुई और फिर दोबारा सीधी हो गई, एक बात तो ये हुई। दूसरा, यहाँ से जो रे आई वो डिस्पर्स भी हुई, ये डिस्पर्स हुई, लेकिन जब दूसरे प्रिज्म में जा रही थी तो फिर दोबारा कंबाइंड हो गई। इसको एक और नाम से जाना जाता था 10th में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ये रिकॉम्बिनेशन कह लो, दोबारा कंबाइंड होना, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट लाइट दोबारा जो डिस्पर्स हुई थी वो फिर दोबारा एक हो गई। पहले यहाँ से चली थी वाइट लाइट, फिर यहाँ से वो विबग्योर में टूटी, जब वो दूसरे प्रिज्म के अंदर गई तो रिकम्बाइंड हो गई, और फिर दोबारा हमें बाहर मिली वाइट लाइट। तो आप कह सकते हो जो रेक्टेंगुलर स्लैब होता है वो 2 प्रिज्म का सम है, ठीक। चले आगे, चलो। अब बारी आती है डेविएशन ऑफ लाइट को समझने की। ये लाइट डेविएट कैसे करी, ये एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम देखें तो क्या निकल कर आएगा, इसका फॉर्मूला, और मिनिमम डेविएशन क्या होता है। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है इस प्लेन का, तो ये एंगल बन जाएगा आपका इंसिडेंट एंगल I1, ठीक है। और यहाँ से ये इधर मुड़ी तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बन जाएगा R1, ठीक। फिर ये बाहर इमर्ज आउट हुई तो इस नॉर्मल के साथ एंगल बन जाएगा I2। अच्छा, ये इस नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई बुक्स में इसको I और इसको E कहा गया है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ठीक, ख़त्म कहानी। अब वो कहता है एक काम करो, इसको एक्सटेंड करो और ये वाली रे और इसको भी पीछे लेके जाओ। इस रे के साथ क्या एंगल बनाती है उसको देखो, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। इतना समझ आया? और ये एंगल ऑफ प्रिज्म,
एक बारी फिगर देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे कैलकुलेशन के लिए हमने इनको भी नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया एंगल 1 और इसे नाम दे दिया एंगल 2। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो I1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस एंगल 1 और I2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस एंगल 2। ठीक है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, इस बात को समझो। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में दो एंगल आ रहे हैं 1 और 2 और एक ये एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, तो एक प्रॉपर्टी लग जाएगी एक्सटीरियर एंगल की, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, एक ये वाला बता दिया वर्टिकली अपोजिट वाला, एक ये डेल्टा एंगल वाला। एक ये एक प्रॉपर्टी और देखो, R1 प्लस R2 और एंगल O, ये ट्राइंगल के 3 एंगल हैं तो इनका सम होगा 180। ठीक है, अच्छा अब ये एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 है, तो ये दोनों का सम भी आपका 90 आएगा, यानी कि एंगल A और एंगल O कितने 180 आएगा। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, टोटल 360 हो गया क्वाड्रेटल का एंगल। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इक्वेशंस मैंने लिख दी है। अब वो कहता है अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं कि एंगल A इसके हिसाब से एंगल A जो इक्वल है 180 माइनस O के, और इस ट्राइंगल वाले को देखें जिसमें R1 प्लस R2 प्लस O 180 के इक्वल था, तो यहाँ से R1 प्लस R2 180 माइनस O के इक्वल आते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं तो R1 प्लस R2 A के इक्वल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा, हमने ये भी देखा था अभी, 1 प्लस 2 डेल्टा के इक्वल है, R1 प्लस R2 A के इक्वल है। 1 प्लस 2 डेल्टा के इक्वल कैसे है, इससे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ये एंगल 1 ये एंगल 2 डेल्टा के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, I1 प्लस I2, यहाँ लिखा क्यों नहीं है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस R1 प्लस R2। अब भाई ये 1 प्लस 2 ये तो डेल्टा था और R1 प्लस R2 A था, ये आ गई इक्वेशन। ये एक आपका एक्सप्रेशन बन गया, एक रिलेशन है I1 प्लस I2 डेल्टा और A के बीच में। अब मैं बात करता हूँ मिनिमम डेविएशन की, इधर ध्यान दो। मैंने एक ग्राफ बनाया एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दो, अगर किसी का इंसिडेंट एंगल आता है ये, और यहाँ पर ये इमर्जेंट एंगल, ठीक है, एक केस। दूसरा केस हमने जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरे केस में आया ये I1, इसको I1 डैश कह दो, इसको I2 डैश कह दो। तीसरा केस, अब इससे हमने जो कर्व बनाया, मान लो 4-5 और केस लिए, सबसे नीचे वाली वैल्यू ये निकल के आई उस कर्व में। ठीक है, तो अगर मैं इस y एक्सिस यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन वाले एक्सिस को देखूं तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू वो ये है, जब I1 I2 के इक्वल हो। तो अगर मैं बात करूं मिनिमम डेविएशन की, डेल्टा m की, तो डेल्टा m की कंडीशन है कि I1 I2 के इक्वल होना चाहिए, और अगर I1 I2 के इक्वल है तो R1 भी R2 के इक्वल होगा। ये देखो, अगर I1 I2 के इक्वल है तो R1 R2 के इक्वल होगा, और उस वक्त जो डेविएशन होगा आपका वो मिनिमम होगा। उस वक्त जो डेविएशन होगा आपका वो मिनिमम होगा। अब इधर ध्यान दो, हम जानते हैं R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है,
R1 R2 तो इक्वल है, तो R प्लस आर ए हो गया, यानी कि ए क्या हो गया R/2। ये भी एक एक्सप्रेशन है मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक, अगली चीज़, अभी पीछे हमने एक एक्सप्रेशन किया था I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। तो I प्लस आई आ गया ए प्लस डेल्टा, और I आ गया ए प्लस डेल्टा बाय 2, दोनों के नीचे I2। ठीक है, ए प्लस डेल्टा बाय 2। अब इस इक्वेशन को उठाओ और जो अभी ए और आर का रिलेशन निकाला था उसको उठाओ, और दोनों को रख दो साइन आई बाय साइन आर वाले रूल में, यानी कि स्नेल्स लॉ में। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रिज्म का है। ठीक है, 2 और 1 क्या है यहाँ पर, ये है आपका मीडियम 2 और ये है आपका मीडियम 1। वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, अब बात आती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। अभी हमने देखा I1 प्लस I2 डेल्टा प्लस ए के इक्वल है। ठीक है, और हम जानते हैं N2 या N21 जो है वो आपका होता है साइन आई बाय साइन आर। तो स्मॉल एंगल के लिए एंगल क्या, ये N2 क्या हो गया I बाय आर, फॉर स्मॉल एंगल साइन आई, फॉर स्मॉल एंगल आपका साइन आई के और साइन आर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास I1 क्या आ गया N2 R1 और I2 क्या आ गया N2 R2। ये दो बातें याद रहेंगी, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। तो I1 I2 की वैल्यू आ गई, और I1 I2 की वैल्यू तो हमने पहले भी देखी थी, कहाँ गई, ये रही I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। इसके अंदर ये दोनों इक्वेशन पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी N2 R1 प्लस N2 R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, अब वो N2 को कह रहा है आप N ले लो। अगर हमारे पास एक ही मीडियम है प्रिज्म का, बाहर एयर है, बाहर वाटर है या कुछ और है, तो हमें देखना पड़ेगा, सिंपल एयर है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा N R1 प्लस R2, N बाहर ले लिया दोनों में से, इज इक्वल्स टू डेल्टा ए। ठीक है, अब R1 प्लस R2 भी तो ए होता है, ए को उठा के उधर ले जाओ, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1। ये आपका एक्सप्रेशन लग जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इधर ध्यान दो, वो कहता है जो आपकी लाइट आई थी वो कई सारे कलर में डेविएट हुई थी। पहला था रेड, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड, और लास्ट था वॉयलेट, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट। ठीक है, दो कलर आ गए। अब इनके बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम, थीटा। इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्जन, या खाली डिस्पर्जन भी कह सकते हो आप। ठीक है, और एक और कलर बता रहा है ये येलो, ये एवरेज होता है DV। ठीक है, हाँ आप ये DY को डेल्टा भी कह सकते हो खाली, क्योंकि एवरेज है टोटल की। ठीक है, तो यहाँ 3 कलर देखे मैंने, रेड, और ये भी लिख लो, रेड कलर की जो डेविएशन होती है वो कम होती है येलो से, और येलो की डेविएशन कम होती है वॉयलेट से। ठीक है, अब देखते हैं डिस्पर्जन के बारे में। अब वो कहता है आप ये कह सकते हो ये जो डेविएशन रेड का है, वॉयलेट का है, येलो का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए सेम है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए सेम है, लेकिन कितनी देर तक ये ग्लास में रहा और किस वाली कलर के लिए ज़्यादा रहा। रेड कम ग्लास में रहा, येलो थोड़ा ज़्यादा रहा,
और वॉयलेट बहुत ज़्यादा, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पे या आप कहो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेशन समझ आ गए। अब एंगल ऑफ डिस्पर्जन या थीटा कैसे निकालेंगे? वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव डेविएशन आया था माइनस रेड का, ये रहा वॉयलेट का और ये रहा रेड का, इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने पर क्या आपका बच के आता है, ये थीटा इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। अब देखो नोट भी दे रखा है, जो आपका कलर है यानी कि वेवलेंथ, मैं वेवलेंथ को हमेशा कलर ही बोलता हूँ, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ रखा है कई बारी, वेव चैप्टर में ही पढ़ा था। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेवलेंथ के साथ भी है। ठीक है, अभी देखेंगे, सारे एक साथ लिख दूंगा मैं। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है जो डेविएशन आपने किया डिवाइडेड बाय एवरेज डेविएशन। ये डेविएशन तो आपको पता है a(n-1) पीछे निकाला था एक्सप्रेशन, और ये डिस्पर्सिव पावर और एंगल ऑफ डिस्पर्जन, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये आ गई डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, अभी डिस्कस करेंगे। देखो आप ये कह सकते हो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वॉयलेट से, एंगल ऑफ डिस्पर्जन रेड का छोटा होता है वॉयलेट से, तो इन दोनों से हमें पता चला कि वेवलेंथ और डिस्पर्जन में क्या रिलेशन है। तो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डेविएशन से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा है रेड से। ठीक है, अब फिर से हम वही वाली बात करते हैं, अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है, हाँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, यानी कि रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होती है, साथ के साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, मान लो ये डबल हो गई, ये भी डबल हो गई, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी ना फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम कहते हैं रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फेज़ अभी हम बाद में देखेंगे, फेज़ भी सेम रहता है। एनसीईआरटी पे एक एग्जाम्पल भी है इसका वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहते हैं, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी नहीं डिपेंड करती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वो सेम रहती है एंगल ऑफ डेविएशन पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिज्म वाला टॉपिक समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे ऑप्टिकल